शुरुआत हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से ही करेंगे। अमेरिका से टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। सारी दुनिया उनके सामने झुक चुकी है सिवाय हिंदुस्तान के। इसीलिए अपनी बात मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 50% टैरिफ के नागपाश में बांधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन की यात्रा उस बूटी की खोज की तरह है जो भारत को टैरिफ की धमकियों से मुक्ति दिलाएगी। अगर तियानजिन में भारत के पास चीन से रिश्ते बेहतर करने का मौका होगा तो प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा जापान से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करेगी। हम इससे आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित देश। विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का स्वागत आम बात है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का जापान दौरा बेहद खास है। बारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, भारत तकुरु आंगने आया रे, मेवारी जाओ रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में उथल पुथल है। ट्रंप के टैरिफ का तूफान पूरे उफान पर है। अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती अखर रही है और उसकी तरफ से रोज नए नए हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत को फिर निशाना बनाया है। भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर अपनी झूठी थ्योरी को दोहरा रहे हैं। इस तरह यूक्रेन युद्ध बंद करवाने में नाकामी का गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप भारत पर निकाल रहे हैं। वो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर भारत को झुकाना चाहते हैं, लेकिन भारत इस दादागिरी को मानने को तैयार नहीं। इसीलिए अमेरिकी निर्यात में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत को जापान जैसा नया ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए जो इस नुकसान की भरपाई कर सके। वहीं भारत की दूसरी कोशिश चीन से रिश्ते बेहतर करके उसे साधने की है। इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से अपने मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल does not just grow, it multiplies. भारत के हित सुरक्षित करने के लिए निवेश की जरूरत है। इसके लिए जापान बहुत अहम है, जो न सिर्फ भारत में निवेश बढ़ा सकता है बल्कि भारत का भरोसेमंद सहयोगी भी साबित हो सकता है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। जापान और चीन की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 3 बड़े देशों के प्रमुखों से मिलने वाले हैं, जिनसे रिश्तों में नई ऊर्जा भरकर अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई आसान की जाएगी। भारत की नजर जापान, चीन और रूस पर है, जिनके बाजारों में अगर भारत नए सिरे से पैठ बढ़ाने में कामयाब रहता है तो न सिर्फ निर्यात को लेकर किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत को नया बाजार भी मिलेगा।
साल 2024 में जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 22.85 बिलियन डॉलर का है। जापान से भारत 17.69 बिलियन डॉलर का सामान आयात करता है, जबकि निर्यात केवल 5.15 बिलियन डॉलर है। इसी तरह पिछले साल चीन और भारत के बीच 118.40 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। वहीं भारत ने चीन से 101.74 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 16.65 बिलियन डॉलर का रहा। रूस की बात करें तो दोनों देशों के बीच साल 2024 में 68.7 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। भारत ने रूस से 63.84 बिलियन डॉलर के सामान का आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 4.88 बिलियन डॉलर रहा। यानी चीन, रूस और जापान तीनों देशों के साथ भारत को व्यापार में घाटा है। अगर तीनों मुल्क अपने बाजार मेक इन इंडिया के लिए खोल दें तो एक तरफ भारत अमेरिकी टैरिफ से निपट सकता है, दूसरी तरफ अपने घाटे को पाट भी सकता है। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। भारत महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता। इसके लिए जरूरी है कि वो आत्मनिर्भर बने, उसका व्यापार किसी पर निर्भर न रहे। अमेरिका ने इसी मजबूरी को हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। बहुत पेचीदा मामला है, बहुत पेचीदा रिश्ते हैं। बनते बिगड़ते जिस तरीके के हैं उसमें जापान दौरा और उसके बाद एससीओ से पहले भारत किस तरीके से उसे अप्रोच करना चाहिए अपने रिश्तों को बाकी देशों से, खासकर चीन को लेकर सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं। तो इस समय एम्बेसडर सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम ये समझते हैं कि चूंकि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं, वो रिश्ते बहाल हो रहे हैं जिसका इंतजार चीन, रूस बहुत ध्यान से कर रहे हैं। लेकिन पहले जापान के बारे में आपसे हम समझना चाहते हैं एम्बेसडर सज्जनहार कि वो भी अमेरिका का साथ रहते रहते अचानक डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर वो लोग भी आ गए, और ऐसा लगता है कि जापान भी इस कोशिश में दिखता है कि वो भी कुछ और दोस्त जरा अमेरिका के बाहर तलाशे। भारत को इस समय इस जो पूरी आपदा है उसे क्या एक अवसर के तौर पर देखना होगा? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो देखिए, जो हमेशा ये कहा जाता है, नेवर लेट अ क्राइसिस गो बाय। क्राइसिस को, आपके सामने जो आपदा आई है, विपदा आई है, इसको आप कैसे एक अवसर में बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। और वही मेरे विचार से भारत करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। जो हम एक तो चाहे अपने आप अंदर अपने को देखें, आत्मनिर्भरता को देखें, चाहे अपनी अर्थव्यवस्था में देखें, अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में देखें, हम अपने को और मजबूत कर रहे हैं। चाहे जीएसटी स्ट्रक्चर को हम रिफॉर्म करें, रिफाइन करें, या पीएलआई को करें, या फिर और अपने रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करें, तो वो एक बात है। दूसरी चीज़ है जो हमको बाहर के जो देश हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा एक बहुत ही बड़ा पुराना मित्र है, पिछले 25 साल से हमारे संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा जो अमेरिका की हमारी जो उनके साथ जो सहयोग है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब ट्रेड के मामले में, टैरिफ्स के मामले में थोड़ी दिक्कत आई है। बातचीत से मैं पूरी उम्मीद करता हूं जो ये हम सुलझा लेंगे, और आगे चलते हुए हमारी जो बहुव्यापी, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको हम फिर से ढर्रे पर लाएंगे। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका को हमें इनमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप का अपना मत है, वो 3 साल रहेंगे, 3.5 साल और रहेंगे, उसके बाद हमारे जो संबंध हैं अमेरिका के साथ वो काफ़ी मजबूत रहेंगे। जहाँ तक जापान की बात है, तो जैसे भारत के ऊपर ये वार हुआ है टैरिफ का, वैसे ही जापान के ऊपर भी हुआ है। हम और देश देख रहे हैं किनके साथ हम अपने संबंधों को और बढ़ा सकते हैं और गहरा कर सकते हैं। हमने अभी यूनाइटेड किंगडम के साथ अपना एफटीए साइन किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन किया है, जापान के साथ हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं,
और उनको हम, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सिविलाइजेशनल हो, आर्थिक हो, सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो भी क्षेत्र हैं, हमारे बहुत ही अच्छे उनके साथ संबंध हैं। उसके साथ साथ वो हम दोनों क्वाड के मेंबर्स भी हैं, जिसमें 4 देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। और हम देखेंगे जो अगर उसके जो मुलाकात होती है समिट भारत में उसका समिट शिखर सम्मेलन होना है इस साल के अंत तक, तो हम देखेंगे जो वो कैसे होता है। और जापान के साथ हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये 15वां शिखर सम्मेलन होगा दोनों देशों के बीच में, और इनको अपने संबंधों को आगे ले जाने में और मजबूत करने में ये बहुत ही यात्रा सहायक होगी। यानी रविवार का दिन जिसमें मुलाकात पहले शी जिनपिंग से होगी, जिसके बाद फिर बाकी और बायलैटरल्स हो सकते हैं। लेकिन एक तो शी जिनपिंग, दूसरा व्लादिमीर पुतिन। RIC आज की बात नहीं है, 90 के दशक में इसकी शुरुआत हो गई। अब सर्गेई लैवरोव चाह रहे हैं कि एक बार फिर ये सक्रिय रहे। क्या आप चीन के साथ, चूंकि हमारे टेंशन्स बहुत हुए हैं बीच में, उसे देखते हुए इसे एक पोटेंट गठबंधन के तौर पर वापस जीवित होते हुए देख सकते हैं? देखिए, जो हालात अभी के हैं उसमें तो मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती। हमको अपने संबंध चीन के साथ नॉर्मल करने हैं, स्टेबलाइज करने हैं, क्योंकि चीन बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल में 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो चीन के साथ हमारे बहुत मुद्दे हैं और इसीलिए हमको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। परंतु इसमें रूस के साथ हम संबंधों को अच्छा कर सकते हैं, व्यापक कर सकते हैं, और उसमें पहल भी हो गई है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो इस साल जो एनुअल समिट है उसके लिए भारत आएंगे, तो वो हम अपने संबंधों को, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम बरकरार रखेंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सज्जनहार, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। सबकी नजरें मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर लगी हुई है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स पर बारीक नजर रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा को चीन से भी अहम बता रहे हैं। इसकी वजह जापान से जुड़े फैक्टर्स हैं। बात चाहे विदेशी निवेश की हो, तकनीक की हो, रक्षा कारोबार की हो, जापान भारत की बड़ी मदद कर सकता है। जिस तरह से जापान और भारत ने नौसेना के लिए रडार बनाए हैं, उससे रक्षा क्षेत्र में भविष्य के नए दरवाजे खुल सकते हैं। वो साल था 1949 जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जापान के बच्चों के लिए उपहार के रूप में टोक्यो के चिड़ियाघर के लिए एक हथिनी भेजी। ये हथिनी जापान के प्रति भारत की मित्रता का एक स्थायी प्रतीक बन गई थी। इसी तरह 1952 में भारत ने जापान के साथ शांति संधि की, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया से जापान के अलगाव को खत्म किया। इस तरह भारत और जापान के रिश्ते न सिर्फ पुराने हैं, बल्कि भरोसे की बुनियाद पर टिके हैं, जिन्हें बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी मिल चुकी है। भारत में बन रही बुलेट ट्रेन दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी का प्रतीक है। दोनों देशों को पता है कि वो मिलकर एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और जापान के बीच करीबी को इसी बात से समझा जा सकता है कि जापान भारत की नौसेना के लिए रडार बनाएगा। जापान आमतौर पर किसी के लिए हथियार नहीं बनाता, लेकिन भारत और फिलीपींस अपवाद हैं। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है
कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के सामने भारत और जापान का गम एक जैसा है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारत की इकोनॉमी को गहरा नुकसान होने की आशंका है, ठीक उसी तरह जापान की अर्थव्यवस्था को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोक्यो पहुंचने से पहले ही जापान ने ट्रंप को सख्त संदेश देते हुए अपने व्यापार वार्ताकारों को अमेरिका जाने से रोक दिया। जापान के व्यापार वार्ताकार रेयोशी अकाजावा ने आखिरी समय में अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया। सवाल है कि क्या टैरिफ की घेराबंदी में जुटे भारत के लिए जापान सबसे अहम कड़ी साबित होगा? जापान के वार्ताकारों के अमेरिकी दौरा रद्द करने से अमेरिका में किया जाने वाला 550 अरब डॉलर का निवेश खतरे में पड़ गया है। इस तरह ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत और जापान के एक हालात इस रिश्ते को नए सिरे से करीब आने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेश करने वाला देश है। पिछले साल दिसंबर तक जापान का कुल निवेश 43.2 बिलियन डॉलर था, जो 2023-24 में 3.1 बिलियन डॉलर और 2024-25 में 1.36 बिलियन डॉलर रहा। इस तरह जापान लगातार भारत में निवेश कर रहा है, जो इस अनिश्चित विश्व में बड़ी बात है। भारत की कोशिश इस दोस्ती को सेमीकंडक्टर से लेकर क्लीन एनर्जी तक ले जाने की है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति के लिहाज से भी जापान की यात्रा बहुत अहम है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने का एक कदम है। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। भारत और जापान दोनों चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एक सोच रखते हैं। इसलिए चीन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री का यहां आना चीन को भी साफ साफ संदेश कहा जा रहा है। किसी भी रिश्ते के अलग अलग पहलू होते हैं। आर्थिक पहलू को समझना यहां इसीलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका के साथ जो इतने शानदार रिश्ते चल रहे थे, वो एक टैरिफ की बात पर आकर डगमगा गए। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिजनेस टुडे के सिद्धार्थ जराबी, जो ग्रुप एडिटर हैं हमारे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम समझते हैं पैसे की पेचीदगी। कहते हैं ना सिद्धार्थ की फंस गया मामला कहते हैं ना कि वो अगर किसी रिश्ते में पैसा बीच में आ जाता है तो रिश्ता बदल जाता है। यहाँ केवल अमेरिका से बदले रिश्ते नहीं, बल्कि चूंकि प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं, जापान के बाद SCO, तो सबसे पहले मैं जापान में क्या संभावनाएं आर्थिक तौर पर हम देखिए, जापान भारत का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। हाँ। दिल्ली में जो रहते हैं उनको पता है कि बहुत बढ़िया एक पुल कुछ दशक पहले जो बना वो भी जापानीज सहायता से बना। भारत में सबसे बड़ी प्रचलित जो गाड़ी है वो भी जापानीज टेक्नोलॉजी मारुति सुजुकी कंपनी है। जापान भारत का, जिसे हम कहेंगे ना, ऑल वेदर पेरिनियल फ्रेंड है, चाहे धूप हो या छांव। जापान और भारत के संबंध आर्थिक दृष्टि से और वैसे भी राजनीतिक तौर पे भी बहुत अच्छे संबंध है। आपको याद होगा शिंजो आबे साहब का संबंध जो था। इसलिए मेरा मानना है कि जापान के साथ लगातार उनके लिए भारत एक मार्केट, वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लगातार कई दशकों से। अभी आप चाहे नई बुलेट ट्रेन की बात करें, कितनी ही कंपनीज, कितने ही सेक्टर्स में जापान और भारत के संबंध बड़े स्ट्रांग है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअल इकोनॉमिक एजेंडा और आउटकम अगर निकलेगा तो वो जापान यात्रा से निकलेगा। और चाइना कितना, वो तो कंपेटिटर है हमारा, पर ये अगर RIC साथ, रूस तो समझ में आता है, लेकिन
चाइना हमें किस तरीके से देखेगा? अभी चाह तो रहे हैं, वो बाहें फैलाकर वेलकम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, हमें रिंग फेंस करना पड़ेगा। अब चाइना के साथ जो हमारे बाउंड्री को लेके इश्यूज हैं और आपने कवर किया है इतने सालों से, उनको, और जो आर्थिक हमारी उनके साथ ट्रेड है, गलवान के बावजूद ट्रेड बढ़ती रही है, इसलिए हमें रिंग फेंस करना पड़ेगा। और अगर हमारी इकोनॉमी आज की डेट में कई चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है तो क्या करें? इकोनॉमी को ठप तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने फिर से स्वदेशी बोला है, स्वदेशी पहली बार ही नहीं है, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से स्वदेशी की बात की जा रही थी। वो आवश्यक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होगा। चुटकी बजा के स्वदेशी आप एकदम हो नहीं सकते हैं। खरीदार से लेके जो प्रोड्यूसर है सबको बदलना पड़ेगा, और वो आसानी से नहीं होगा। नहीं तो चाइना के दौरे से हम क्या मतलब, एससीओ है ऑफ कोर्स, लेकिन एजेंडा पे और भी चीजें हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर हो, और इतनी लंबी बाउंड्री जिस देश के साथ है, इतना बड़ा हमारा ट्रेड है और लगातार साल भर साल वो ट्रेड बढ़ रहा है, तो नॉर्मलसी से फायदा ही है। मैं यहाँ तक नहीं जाऊँगा ये कहने के लिए, जो एक अंग्रेजी की कहावत है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, परंतु अभी आज की स्थिति में अगर अमेरिका ने तय किया है कि वो दुनिया से हर किसी से झगड़ा लेगा, और भारत से जिसने इतने संयम से आज तक, बता दीजिए, पिछले 6 महीने में एक स्टेटमेंट किसी अधिकारी की जो किसी भी प्रकार की टिप्पणी की हो एडवर्स या नेगेटिव, आप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हो, पुतिन की वॉर को मोडीज वॉर कह रहे हो, अलग अलग प्रकार के कटाक्ष कर रहे हो, इंडियन रूपी पे मजाक उड़ा रहे हो, वहाँ का वित्त मंत्री ऐसा कह रहा है, ये तो मतलब जो हम बिलो एक्सपेक्टेशन, बिलो द बेल्ट, बिलो द टेबल वाली बात है। पर भारत ने ऐसे बात की है क्या? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने तय किया है कि वो भारत को एक प्रकार से इस समय ठुकरा रहा है। पर अमेरिका सच क्या दिल में उसको लग रहा होगा, धुकधुकी होगी कि अगर चाइना और भारत के तो मार्केट का साइज अगर वो देख ले, वो अगर नेचुरल रिसोर्सेज इन 3 देशों का देख ले, क्या उसको धुकधुकी लग रही होगी? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कैसे दो। आपने सवाल बोलता अच्छा पूछा। क्या अमेरिकन कंपनीज रशिया में बिजनेस कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। क्या चाइना में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब अलाउड है? नहीं अलाउड है। मार्केट कहाँ पे है? इंडिया में। फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? भारत है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ओपन है। देखिए, ये कहना कि आपके टैरिफ ज्यादा हैं, ये एकदम, जिसे मैं कहूँगा, प्रोपेगेंडा है। आप क्षेत्र बाय क्षेत्र देख लीजिए, विदेशी निवेश हमारे देश में है। आज भारत की सबसे 2 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, एक जापानी, एक साउथ कोरियन है। किसने मना किया अमेरिकन कंपनीज को यहाँ आके आप मार्केट में निवेश ना करें? टेस्ला को कभी मना किया गया? टेस्ला को ये बोला गया कि इतनी बड़ी संख्या, 40-50 करोड़ लोग, जिनको एक प्रकार से हमें जीवनी की भी जिनको सपोर्ट देना पड़ रहा है, आप फैक्ट्री लगाइए, नौकरी दीजिए। मारुति ने किया ना, hyundai ने किया। मैं सेक्टर बाय सेक्टर आपको उदाहरण दे सकता हूं। ये भ्रम है, ये प्रोपेगेंडा है कि भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी, और इसको केवल टैरिफ से नहीं देखना चाहिए। टैरिफ आप श्वेता जी जानती हैं, गुड्स से रिलेटेड है। सर्विसेज में तो सब कुछ खुला हुआ है ना। सर्विसेज में आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से इंडियन कंज्यूमर्स का ले जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट मनी ले जा रहा है, यहाँ के मीडिया पे असर पड़ रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। आपके यूएसटीआर ने बोला कि एलआईसी सस्ती पॉलिसीज क्यों देता है? आपका यूएसटीआर कह रहा है कि आपके कृषि क्षेत्र में सब्सिडी क्यों है? आपका यूएसटीआर कहता है कि यहाँ पे स्टेंट सस्ते भाव पे क्यों दिए जा रहे हैं? कि मतलब देश को गंगा में बहा दें उनके लिए। तो बड़ी चीज है कि दरवाजे बंद नहीं करने हैं, लेकिन झुकना भी नहीं है। और मुझे लगता है ये सारी आकलन को सुन के कि एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना, जहां पर रूस, चीन सब आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हैं, अमेरिका को ये तो दिखा रहे हैं कि आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। बहुत धन्यवाद।